गोपाल जी, शुरुआत मुझे आपसे करनी है। समझना हमें यह है कि आखिरकार नेपाल में 10 साल के भीतर ही ऐसे क्या हुआ कि एक संविधान नेपाल ने बनाया, लेकिन 10 साल में 9 सरकारें, और उसके साथ साथ आज की स्थिति में कोई भी पूर्व मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राजनीतिक नेता हो जो सत्ता पद पर बैठ चुका है, आज की स्थिति में जनता उसे अपने घर में भी टिकने नहीं देना चाहती। ऐसा क्या हुआ कि पूरी पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ, पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ, फिर वो भले विपक्ष हो या पक्ष हो, पूरी जनता खड़ी हो? धन्यवाद। आप सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने दो बातें रखी कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे अथवा कोई भी संविधान यहाँ पे टिकती क्यों नहीं है। तो 1991 के भी जो हमारे जो आप थोड़ा पृष्ठभूमि में जाएं तो वहां भी एक बार और आंदोलन हुआ था। फिर नया संविधान बना, फिर हम लोग की गणतांत्रिक संविधान भी बनाए 2015 में। अब ये 10 साल में क्या हो गया है, इसमें यह हुआ कि सरकारें तो बनती हैं लेकिन सरकारें एक गवर्नमेंट एक पार्टी की सरकारें नहीं बन पाई। अब इससे पहली बार भी अगर थोड़ा सा बैक में जाएंगे तो सरकार तो बनी थी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें यूएमएल और प्रधानमंत्री ओली की पार्टी और प्रचंड की पार्टी दोनों मिलके जो एक पार्टी बनी थी एनसीपी। उस वक्त उन्होंने गवर्नमेंट तो बनाया, ऑलमोस्ट 2/3 गवर्नमेंट था। फिर भी क्या हुआ कि इन दोनों बड़े लीडर के बीच में जो एक रिफ्ट पैदा हुआ, वो अंततः ये हुआ कि ओली जी को सरकार से फिर हटना पड़ा। और पार्टी भी उनकी नेकपा जो बनी थी वो फिर दो पार्टी में डिवाइड हो गए। नेकपा अभी माओइस्ट सेंटर जो प्रचंड लीड कर रहे हैं, और यूएमएल जो ओली खुद लीड कर रहे हैं। अब रहा उसके बाद जो फिर इलेक्शन हुआ है, उसके बाद आप देखें तो किसी भी पार्टी के पास में मेजोरिटी नहीं है। तो मेजोरिटी नहीं है तो सबसे बड़ी समस्या ये पैदा हो जाता है कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा। फर्स्ट पार्टी नेपाली कांग्रेस, फिर थर्ड पार्टी माओइस्ट सेंटर ने भी गवर्नमेंट बनाया। फिर माओइस्ट सेंटर फिर यूएमएल के साथ में कोलिशन कर ली उन्होंने, जस्ट बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। हुआ यूं कि वो गवर्नमेंट भी नहीं चली, और ज्यादा दिन नहीं चलने के बाद फिर अंत में स्टेबिलिटी के नाम पर आप जो बताएं, तो फर्स्ट पार्टी इन द पार्लियामेंट नेपाली कांग्रेस और सेकंड पार्टी यूएमएल, दोनों को एक बड़ा क्वेश्चन था कि अब इतने बड़े पार्टी, जिम्मेवार पार्टी होने के बावजूद भी अगर स्टेबिलिटी नहीं दे तो जनता को हम लोग क्या दे सकते हैं, पार्टी क्या दे सकती है। फिर दूसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्टेबलाइज करना था, इंस्टीट्यूशनलाइज करना था, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था इन दोनों पार्टी के बीच। अब रही बात कि ये गवर्नमेंट बनने के आप 14-15 महीने में ही देख लीजिए कि करप्शन के इतने सारे लिस्ट आए, इतने लिस्ट आए कि लोगों में एक आक्रोश बढ़ने लगा। बेरोजगारी का समस्या तो था ही, इकोनॉमी बहुत ही हालत खराब थी, और लोगों में एक आक्रोश ये था कि आप जैसे आपने पृष्ठभूमि में जैसे बताया कि एक जगह लोग बहुत लैविश लाइफ स्टाइल बिता रहे हैं और दूसरी जगह खाई में डूबे हुए, जो एक ऐसा तबका है जिसको रोजी रोटी कमाने के लिए विदेश जाना पड़ता है। तो ये बहुत ही बड़ा एक सेटबैक रहा इन 3 साल के, ऑलमोस्ट 3 इयर्स के पीरियड में। तो वो तो मैनिफेस्टेशन होना ही था, लेकिन इस तरह से मैनिफेस्टेशन होगा ये एंगर का, इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। देखिए, फिर रही बात कि अब इसमें हुआ क्या, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी चाह रहे थे कि कुछ जो अपोजिशन में है नेचुरली, जिनको ये सरकार पसंद नहीं था, जिनको प्रधानमंत्री ओली पसंद नहीं था, ये कोलिशन पसंद नहीं था, नेचुरली उन्होंने स्पेस मिला। और एक फैक्टर ये भी है, जो राजावादी जिसे आप जिनका अभी आंदोलन कर रहे थे, पिछले 1 साल से स्ट्रगल कर रहे थे किसी न किसी तरह से स्पेस लेने के लिए, उन लोगों के लिए भी एक बहुत ही अच्छा मौका था। तो मैं ये समष्टिगत रूप में कहना चाहूंगा कि इस मूवमेंट में इनफिल्ट्रेशन था, जो मैंने पहले भी 1-2 चैनल को मैंने ये कहा था। और वो कल और आज का जो डेवलपमेंट हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि अगर इनफिल्ट्रेशन अगर नहीं होता तो ये जैन जी एक निष्कर्ष में पहुंच के एक यूनानिमस नाम दे पाते। लेकिन अब हुआ यूं कि मेसअप सिचुएशन हो गया है, किसको माना जाए, किसको इंटर्म गवर्नमेंट का कमान दिया जाए। ये बात तो पॉलिटिकल हमने पार्टी हमेशा ने देखी है कि जो बनी हुई सिस्टम है उसे बिगाड़ना बड़ा आसान है, लेकिन नई सिस्टम बनाना हमेशा मुश्किल होता है, और ये हर सिस्टम में हमने इसी तरीके से देखा हुआ है। लेकिन अभी मेरा सवाल ये कायम रहेगा, और गोपाल जी मैं दोबारा आपके पास इसके बारे में आऊंगा, क्योंकि अगर सिर्फ मौजूदा सरकार के खिलाफ अगर लोगों का आक्रोश होता तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया,
राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, उसके बाद प्रोटेस्ट रुक जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर पे हमला हुआ, पूर्व विदेश मंत्रियों के घर पे हमला हुआ, पूर्व मुख्यमंत्रियों के घर पे हमला हुआ। जो राजनीतिक नेता, सांसद जहां जहां आंदोलनकारियों को मिले, उन पर जिस तरीके से हमला हुआ, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया आज की स्थिति में नेपाल से देख रही है। तो यह सिस्टम कैसे बिगड़ा, क्यों बिगड़ा, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे और गोपाल जी दोबारा आपके पास आएंगे। लेकिन अजय उपाध्याय जी, आप थोड़ा सा सवाल तो आपसे भी पूछना है। राष्ट्रपति जी ने इस्तीफा नहीं दिया है, राष्ट्रपति जी ने रिजाइन नहीं किया है, ये आप करेक्ट कर लीजिए फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। नहीं, कल तो खबर चल रही थी कि राष्ट्रपति नहीं है आज की स्थिति में। हमारे राष्ट्रपति जी ने इस्तीफा नहीं दिया है और देने वाले भी नहीं है। वो अभी ही उनका एक स्टेटमेंट आया है कि संवैधानिक तरीके से ही इसका सलूशन ढूंढा जाएगा। वो अपने पोस्ट पे हैं, सरकार अभी तो उम्मीद है कि संवैधानिक तरीके से नेपाल में कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा। आज की स्थिति में प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया चल रही है, जो इंतरिम सरकार बनाएगी। चुनाव जब होंगे तब देखा जाएगा। बांग्लादेश में अब तक चुनाव नहीं हो पाए। तो अजय उपाध्याय, विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से खास करके भारत के आसपास के देशों में हमने देखा, श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा और उसके बाद अब नेपाल में हम जो देख रहे हैं, उसको लेकर आप सवाल उठा रहे हैं कि भारत में भी इसी तरीके की स्थिति है। भारत में भी महंगाई है, भारत में भी बेरोजगारी है, करप्शन के मामले भारत में भी दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल मुझे आपसे यह पूछना है कि यह बात तो कोई नई नहीं है। और दूसरी एक बात जो जिसका जिक्र मैं बार बार नेपाल के बारे में कर रहा हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ यह गुस्सा यहां पर पनपा हुआ था। आप किस चीज की तरफ इशारा करना चाहते हैं अजय उपाध्याय? दो तीन बातें हैं जोशी जी। पहली बात है कि जिस तरह से नेपाल में ये दुर्घटना हुई है, मैं तो कहता हूं ये अराजकता भी है एक तरह से, और राजनीतिक व्यवस्था से कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा उठा है। तो उसके पीछे नेताओं की भी विश्वसनीयता पर प्रश्न यदि आ रहा है तो ट्रस्ट डिफिसिट एक बड़ा मुद्दा है। यदि विश्वास का संकट होगा किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए तो कहीं ना कहीं उसके असर जो है, अंजाम जो है यही होंगे। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिंसा का सहारा किसी को भी नहीं लेना चाहिए। अब क्यों हुआ, क्यों पॉलिटिकल सिस्टम उस तरह से नहीं कर पाई जो करना चाहिए था, उसे समय रहते लोगों के जन आकांक्षाओं पर खड़ा उतरना चाहिए था, जन आंदोलन को भी अराजकता के रूप में आगे नहीं आना चाहिए था, ये एक बड़ा रिसर्च का प्रश्न है। इस पर तो चर्चाएं चलती रहेंगी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो भी मुद्दे हैं वो मुद्दे अन्य राज्यों में, अन्य देशों में भी हैं और वहाँ भी है। नेपाल हमारा सबसे अभिन्नतम मित्र है और सिर्फ पड़ोसी नहीं है, वो वहाँ हमारा बेटी रोटी का संबंध है। इसलिए यदि उस देश में कोई ऐसी अस्थिरता होगी, अशांति होगी, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष प्रभाव हम पर भी पड़ता है। मैं तो जहाँ से रहने वाला हूँ, मेरा एक पैर बचपना जो है नेपाल बीरगंज में गुजरा है और दूसरा मोतिहारी और रक्सौल में गुजरा है हिंदुस्तान में। तो हमारा संबंध भावनात्मक भी उन देश से है, धार्मिक सांस्कृतिक एक संबंध हमारा नेपाल से है। इसलिए नेपाल में कुछ भी घटना होगी उसके दूरगामी असर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भारत पे भी पड़ते हैं। लेकिन दूसरी बात, जो तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां चली और अब अस्थिरता लगातार बनी रही राजशाही के बाद, मुझे लगता है कि लोकतंत्र सफल तभी होगा जब उस लोकतंत्र के प्रति लोगों के अंदर आस्था इनकल्टिलेट हो, उनके अंदर हृदय में भी हो। और ये आस्था एक दिन में नहीं आती है। आज जब मैं सुनता हूं भाजपा के लोग और अभी देखिएगा आरएसएस के लोग कितनी बातें करेंगे और गांधी जी पर प्रश्न लगाते हैं, स्वतंत्रता आंदोलनकारियों पर प्रश्न लगाते हैं, उन्हें इससे सीख लेनी चाहिए। भारत 200-250 वर्षों तक स्वतंत्रता आंदोलन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा पैदा करने के लिए जन आंदोलन का सहारा लिया। अहिंसा के माध्यम से गांधी जी ने जिस तरह घर घर में अहिंसा का अस्त्र दिया और उसके बाद जिस तरह हम स्वतंत्र हुए, तो हमारे अंदर वो एक आंदोलन की सिस्टम हमें हमारे पुराने पूर्वजों से मिला। आज उसका असर है कि 70 सालों में जिस तरह कांग्रेस और बाकी नेताओं पर बेशक आक्षेप लगाए जाते हैं, जितने संस्थाएं हमने बनाई थी उसमें न्यूट्रलिटी लाने का, स्वायत्तता के साथ वो पारदर्शी होकर काम करे, उसके लिए हम लोगों ने स्पेस क्रिएट किया। और जो हमारी संवैधानिक संरचना है जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी भी एक प्रतिबंधित क्षेत्र में हम करने को तैयार थे, इन सारे चीज़ों का असर रहा। हमने डिसेंट वॉइस को भी स्पेस दिया। आज उस डिसेंट वॉइस को स्पेस देने की जरूरत है। तीसरी बात, जो लास्ट बात है, जिस तरह से आपदा में अवसर तलाशने के लिए कुछ लोग यहाँ तैयार हैं, 10 सेकेंड, जिस तरह से बहुत सारी पार्टियां यहाँ
अभी आपके पास भाजपा के प्रवक्ता नहीं आ पाए, आना चाहिए उनको, इस पर चर्चा करनी चाहिए। बहुत सारे मीडिया हाउसेस देख रहा हूं 2 दिन से फिर इसको भी विपक्ष के लिए नैरेटिव गढ़ने का काम करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। संजय निषाद किस पार्टी के हैं, किसके समर्थक हैं? उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, क्या कहा उन्होंने? महंगाई बेरोजगारी जिस तरह भारत में है, यदि यही हालत रहा तो नेपाल की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन उस पर कोई चर्चा कोई मीडिया हाउसेस कल से मैं देख रहा हूं नहीं कर रहा है। कोई वैसे नेता कुछ एक आध शब्द कुछ कह रहे हैं, वो भी उनके लॉजिक अलग हैं, पर उसको नैरेटिव चेंज करने में कुछ और किया जा रहा है। मुझे लगता है भारत का लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहुत मजबूत है। ट्रस्ट डिफिसिट यहां भी हुआ है, लेकिन हमारे पास आंदोलन का टेक्निक है। हम गांधी के सपूत हैं, गांधी की भावना और सत्य और अहिंसा पर चलने वाले लोग हैं। हमारे पास लोकतंत्र के साथ लोकतांत्रिक मेथड्स हैं। हम उस मेथड के तहत आंदोलन भी करते हैं, और हम सत्ता पक्ष यदि अहंकारी होता है तो उससे हम जवाब भी लेना जानते हैं। और ये कांग्रेस की प्रक्रिया परंपरा का एक देन है। हालांकि उसका क्षरण हो रहा है, और इसमें संवैधानिकता पर ध्यान रखना चाहिए हर आप सरकार बात को। जो कह रहे हैं वो ठीक है कि जो स्थिति यहां पर बनी हुई है उसे लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए विपक्ष तैयार होगा, और विपक्ष आंदोलन करेगा भी। भारत का लोकतंत्र उतना मजबूत है कि इसके पहले भी कई बार सड़क पर बड़े बड़े आंदोलन होने के बाद भी लोगों ने रास्ता हमेशा चुनाव का ही चुना है। अगर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बदलनी है तो फिर वो इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव हो, या जिस तरीके से अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान पर, उसके बाद हुए चुनाव हो। कई बार लोगों ने सड़क का रास्ता चुना जरूर है, लेकिन उसके बाद स्थिति बदलने के लिए, सरकार बदलने के लिए चुनाव का ही रास्ता चुना है। यह बात तो सही है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीके से नेपाल में हमने देखा कि आंदोलनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट जला दिया, पार्लियामेंट जला दिया, वहां की तमाम सरकारी आस्थापनों पर जिस तरीके से हमले किए गए, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे लेकर लोगों के मन में शंका पैदा करना, यह भी कहीं ना कहीं आंदोलन को या लोगों को उस तरीके से उत्साहित करने के लिए काम आएगा, और जिसके वजह से अव्यवस्था फैल सकती है? तो यह भी एक सीख नेपाल में जो हुआ उससे सीखने की जरूरत है क्या अजय जी? देखिए, नेपाल में जो भी हुआ, जो आंदोलन यदि शांतिपूर्ण है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है वाद विवाद और संवाद की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, और ये परंपरा ही लोकतंत्र को मजबूत करता है। लोकतंत्र की बुनियादी चीजें यही है। नेपाल में जो लोक आंदोलन से अराजकता में और अव्यवस्था में पूरी चीजें फैल गई, जिस तरह हिंसा हुआ उसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी सिविल सोसाइटी इसको स्वीकारेगा नहीं, बेशक उसके जो भी निहितार्थ रहे हों। अब उस पर तो अलग से रिसर्च होगा। भारत में इस तरह की चिंतन है, इस तरह की परंपरा है, लोग इस तरह के हैं। यहां हमने लोकतंत्र के लिए लंबी लड़ाइयां, कुर्बानियां दी हैं। अंग्रेज जब गोलियां चलाते थे तब भी हम गांधी के जो है गीत को गाते हुए, सन्मति दे सबको रघुपति राघव राजा राम, सन्मति दे सबको ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का हम जाप करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाए और स्वतंत्रता हमने पाई। ठीक है, हमें इस चीज का पता है। हाँ, आज की चर्चा मुझे पार्टी बनाम पार्टी नहीं बनानी है दरअसल अजय उपाध्याय जी। कब्जा किए 10 सेकंड, आज की स्थिति में, 10 सेकंड, बहुत अच्छा, आज की स्थिति में मैं एकदम अच्छा लग रहा है। खत्म करिए आपकी बात, मुझे आगे भी बढ़ना है। बोलिए जी, बोलिए। हाँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि भारत में लोकतांत्रिक मैच्योरिटी इस लेवल पर है कि अपनी बात को रखने का एक ढंग है, और यही ढंग खूबसूरत है इस देश की खूबसूरती का। हालांकि कुछ लोगों ने या कुछ पार्टियों ने ठीक है नफरत का बीज बो करके इस देश में चाहा कि बार बार गृह युद्ध हो, हिंसा हो, मंदिर मस्जिद श्मशान शमशान 80-20 बांटने का भी प्रयास हुआ। महंगाई बेरोजगारी के इशू को ना एड्रेस करके लोगों को भड़काने का काम किया गया। अभी देखिएगा आपके इस डिबेट में आगे बढ़ते बढ़ते जहर पैदा करने का काम किया जाएगा।